हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सेट करने वाले हैं। इसमें लगभग 500 क्वेश्चन है, जिसमें से 272 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो मेरे चैनल पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, तो वो वीडियो आप लोग वहाँ से जाकर ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में राज्यपाल किस किस के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति को कौन कौन से मामले में सिफारिश कर सकता है। तो राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है, तो यह सही है। उसके बाद विधानसभा भंग करने हेतु भी राष्ट्रपति को राज्यपाल सिफारिश कर सकता है। उसके बाद है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी राज्यपाल राष्ट्रपति से शिकायत या सिफारिश कर सकता है। उसके बाद है मंत्री परिषद को भंग करने हेतु, तो मंत्री परिषद को भंग करने के लिए शिकायत नहीं या सिफारिश नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल के हिस्सा होते हैं, यह कथन सही है। उसके बाद मौत की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, तो राज्यपाल मौत की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सो गलत ऑप्शन है। राज्यपाल मौत की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है। तो राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो हाँ, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा अनुच्छेद 153 में एक परंतुक जोड़ा गया है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य एवं समवर्ती पर जारी की जा सकती है। तो राज्यपाल राज्य एवं समवर्ती सूची दोनों के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है। तो राज्यपाल अंतर्राज्यीय सदस्य परिषद का सदस्य नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है। तो राज्य का समूचा प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि राज्य का समूचा प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। तो हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, जो कि सही कथन है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। और राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई हो, यह भी सही आंसर है। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, यह भी सही कथन है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है। तो राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कि सही आंसर है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 167 में मिलता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 167 में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान है कि राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 3/4 से अधिक नहीं होगी। तो यह गलत कथन है। सही होगा कि राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं 1/3 कौन से ऑप्शन में है। 1/3 ऑप्शन नंबर सी में है कि राज्य की विधानसभा की सदस्य की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य की संख्या निर्धारित है। तो विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य की संख्या 40 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। तो किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन व समाप्ति के लिए राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करके संसद द्वारा उसे समाप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य का मंत्री परिषद व विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है कि राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो पंजाब में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत के पंजाब राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तब तक एक निर्धारित समय में उसे उस राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना होगा, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो यह जो है सो 6 महीने के लिए रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य का विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, और इसी 6 महीने के अंदर में उसे उस राज्य के विधायिका हेतु निर्वाचित होना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राज्य विधान परिषद के संबंध में महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, तो यह सही कथन है। उसके बाद है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या विधानसभा की सदस्य सभा की 1/3 है, ये भी सही कथन है। उसके बाद न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि न्यूनतम सदस्य संख्या 60 नहीं 40 है। तो कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, ये भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, तो ये सही है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य, ये भी सही है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, ये भी सही है। मुख्यमंत्री इनमें से ये तीनों जो ऊपर के हैं, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, इनका भी वो सदस्य होता है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के भी सदस्य होता है मुख्यमंत्री, और राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होता है। उसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष नहीं होता है मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो इनमें से भारत के कौन से राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो बिहार में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बिहार में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। वर्तमान में भारत के 6 राज्य, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार व उत्तर प्रदेश है, जहां पर द्विसदनीय विधायिका है। तो यह आप लोगों को याद कर लेना है कि अभी वर्तमान में भारत के 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, द्विसदनीय विधायिका है, जहाँ जो है कि आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार व उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, पहला कथन बिल्कुल गलत है। राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधान द्वारा चुना जाता है, यह गलत कथन है। उसके बाद है, मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी गलत कथन है। उसके बाद मंत्री परिषद की शक्ति को निर्धारित करता है, तो राज्य का मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की शक्ति को निर्धारित जरूर करता है, यह सही हो जाएगा। उसके बाद मंत्री परिषद का वेतन निर्धारित करता है, तो मंत्री परिषद का वेतन मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, जो कि गलत है। तो केवल 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, केवल 3।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो गुजरात में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि गुजरात राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो कौन से राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में द्विसदनीय व्यवस्था है, जबकि केरल राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? तो इनमें से कौन सा मामला ऐसा है जिसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? तो पंचायतों में सीटों का आवंटन, इसमें भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और चुनावी क्षेत्र का परिसीमन, इसमें भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं? इनमें से कौन सा राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो मूल क्षेत्र अधिकार यह राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार ये भी आता है। उसके बाद निरीक्षण क्षेत्राधिकार ये भी आता है। उसके बाद परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार यह राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3, तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाता है राष्ट्रपति। यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित है तब उसे राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में आपराधिक मामले शामिल है? तो बिल्कुल नहीं। दीवानी मामले भी शामिल नहीं है। संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा ये भी शामिल नहीं है। जनहित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, तो यह सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में जनहित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना यह उसके क्षेत्राधिकार में आता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी मैंने गलत लगा दिया था। संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच के विवाद को निपटारा करना यह सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में आता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? तो 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच को बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र
तैयार किया? तो सार्वजनिक प्रतिनिधित्व याचिका तैयार किया, या निजी हित याचिका, या जनहित याचिका, या फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऐसा याचिका प्रारंभ किया? तो सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच बढ़ाने के लिए 1980 के दशक में जनहित याचिका नामक तंत्र चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा विवाद हुआ था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने पहली बार कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरुबारी यूनियन वाद में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता? तो संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील, फौजदारी मामलों में अपील, या सैन्य मामलों में अपील? तो सैन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय अधिकार का उपयोग नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उसके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो उसे संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो जनहित याचिका का प्रवर्तक जस्टिस पी.एन. भगवती को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि जनहित याचिका का प्रवर्तक जस्टिस पी.एन. भगवती को माना जाता है। जनहित याचिका का प्रवर्तक जस्टिस पी.एन. भगवती को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत परामर्शी अधिकार नहीं आता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि उच्च न्यायालय के अंतर्गत परामर्शी अधिकार नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि
भारतीय संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि भारतीय संसद के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब डैश का अधिकार होता है। तो जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब क्या होता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहीं पर भी नहीं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु तक सेवारत रह सकते हैं। तो 65 वर्ष की आयु तक सेवा कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो उच्चतम न्यायालय में 31 न्यायाधीश हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र 65 वर्ष की होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 30 होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र प्रदान कर सकता है? तो राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 31 निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका जारी की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। तो ऑप्शन डी सही आंसर है कि मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए याचिका सर्वोच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र होती है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल की होती है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जस्टिस
अल्तमश कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो जस्टिस अल्तमश कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी सत्यशिवम बने। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चुनाव आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? तो आचार संहिता की घोषणा करना यह चुनाव आयोग का कार्य है। मतदाता सूची तैयार करना यह भी चुनाव आयोग का कार्य है। प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार करना यह चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और चुनाव चिन्ह का आवंटन करना भी चुनाव आयोग का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में यह क्वेश्चन 2025 का है। तो 2025 के अनुसार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो उस समय राजीव कुमार थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हालांकि अभी वर्तमान में 2026 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो यह 61वें संविधान संशोधन में किया गया था। 1989 में 61वें संविधान संशोधन में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। तो देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी थी। ऑप्शन सी सही आंसर है कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी थी। देश की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी थी। अगला क्वेश्चन है, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है? मतदाता सूची को आमतौर पर वोटर लिस्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य जब मतभेद होता है तो उस मामले पर निर्णय बहुमत से आयोग स्वयं करता है, बहुमत के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो कौन राष्ट्रीय पार्टी है और कौन प्रादेशिक पार्टी है, इसका फैसला जो है सो चुनाव आयोग करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपचुनाव कराया जाता है। तो उपचुनाव कब कराया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपचुनाव कभी भी कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों में मान्यता होना जरूरी है। ऑप्शन ए सही आंसर है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों में मान्यता होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त को पद से मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा।
कि संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधी उपबंध दिया गया है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी में हुई थी और यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है और मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान यानी कि महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि भारत में प्रथम आम चुनाव हुए। तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा कि भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि पंचायतों नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाता है। तो उसे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र वार्ड कहा जाता है। पंचायत नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में जो विभाजित किया जाता है उसे वार्ड के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो मानसिक रूप से अगर विकृत हो तो वह मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, यह सही है। गरीबी रेखा से नीचे होना यह कोई मापदंड नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। उसके बाद अवयस्क भी नहीं दे सकते हैं और विकलांग दे सकते हैं, तो यह गलत ऑप्शन है। तो 1 और 3 इसका सही ऑप्शन है। तो 1 और 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत का चुनाव है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तो निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, यह गलत है। उसके बाद प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करती है, ये भी गलत है। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं, तो यह सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? तो पूर्व का जो योजना आयोग था अब उसे नीति आयोग कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि योजना आयोग को अब नीति आयोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग एक कार्यकारिणी निकाय है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि योजना आयोग एक कार्यकारिणी निकाय है। योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग एक कार्यकारिणी निकाय है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो यह 2018 का क्वेश्चन है, तो उस समय के हिसाब से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है।
अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है, तो बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, तो थुंगन समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि ताराकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। थुंगन समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की, तो अशोक मेहता समिति ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति में लोकसभा से कुल 15 सदस्य होते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है संसद की प्राक्कलन समिति है, तो संसद की प्राक्कलन समिति न्यायिक होती है, तो ऑप्शन सी अस्थाई होती है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि संसद की प्राक्कलन समिति अस्थाई समिति है। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो उसकी उम्र 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगलू समिति इसके लिए नियुक्त की गई थी, तो संगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी, तो 2010 कॉमनवेल्थ खेल के लिए संगलू समिति का नियुक्ति किया गया था। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज लागू किया गया, तो पंचायती राज 1959 ईस्वी में लागू किया गया था, तो ऑप्शन डी सही आंसर है कि पंचायती राज कब लागू किया गया था, तो 1959 ईस्वी में पंचायती राज लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी, तो पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम राजस्थान से की गई थी, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम राजस्थान से की गई थी। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज लागू करने वाले पहले 2 राज्य कौन है, तो पंचायती राज लागू करने वाले पहले 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है कि पंचायती राज लागू करने वाले पहले 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। कौन सी संसदीय समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है, तो कौन सी संसदीय समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है, तो लोक लेखा समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है, तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को करता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित है, संचालन समिति के.एम. मुंशी से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जबकि राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और राज्य समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और आवास समिति के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया थे। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? तो पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति है बलवंत राय मेहता समिति। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति है बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राजमन्नार आयोग की सिफारिश पर किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राजमन्नार आयोग की सिफारिश पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो इनमें से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो चुनाव सुधार से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य इनमें से के.एम. पनिक्कर प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों से होता है? तो कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से जो है सो सत्ताधारी दल के सदस्यों से ही होता है? तो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष वह अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद आता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, 3 व 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इनमें से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति या सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला है, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की? तो मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। तो हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, तारकुंडे समिति भी चुनाव सुधार से संबंधित है, इंद्रजीत गुप्ता समिति भी चुनाव सुधार से संबंधित है, जबकि वाई के अलग समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? तो जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित समिति दिलीप सिंह भूड़िया समिति है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुआ। तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना नीति निर्देशक सिद्धांतों के संवैधानिक निर्देशानुसार हुआ। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम जिला परिषद होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्य अक्सर 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के समय भी कौन सा अनुच्छेद समाप्त नहीं होता है? तो आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 व 21 समाप्त नहीं होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 समाप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 ईस्वी में लगाया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 ईस्वी में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है? तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए? तो आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए 1 महीने के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में किया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो बिहार में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1968 ईस्वी में लागू हुआ था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 के आधार पर लगाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर यह दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो अभी तक भारत में कुल 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर आपातकाल के दौरान सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सही ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को 92वें संविधान संशोधन
2003 द्वारा जोड़ा गया था। तो 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संथाली को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 8वीं अनुसूची में जो 92वां संविधान संशोधन था उसके तहत मैथिली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति को रोक कर रख सकता है, या संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, या 6 माह से अधिक अवधि के लिए विलंबित नहीं कर सकता है, या अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन किया गया था? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन, यह संशोधन 18 दिसंबर 1976 ईस्वी में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी सरकार में किया गया था। और इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारी प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो भारतीय संविधान के भाग 8 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के 8वें भाग को हटाया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि भारतीय संविधान के 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को हटाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रहने देते हैं। इसमें जो है सो कुल 500 क्वेश्चन हैं, 500 से प्लस क्वेश्चन है और 400 क्वेश्चन तक हम इस वीडियो में कर चुके हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उस वीडियो को जाकर भी आप लोग ज़रूर देख लीजिए। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का सबको तहे दिल से आप लोगों को सभी को धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।